हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की पार्ट 6। पार्ट 5 थोड़ी सी लंबी वीडियो है, इसको 2 पार्ट में बनाना है। इस वजह से मैं उसको बाद में बनाऊंगी, लास्ट में बनाऊंगी। इस वजह से मैंने सोचा पहले पार्ट 6 एंड पार्ट 7 छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले कवर कर लूँ। इस वजह से मैं आपको पहले यही पार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन इसका क्या होता है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स है जो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या फिर उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। सिंपल सा बात है। या फिर इसको दूसरे वर्ड में कहना है तो ये कह लो कि यह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट के कंट्रोल को गाइड करता है। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, फिर डिसीजन मेकिंग होता है या फिर अप्रूवल रिलेटेड जो भी चीजें होती है, वो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट करके बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट किया जाता है उसको। एक ट्रैक बनाया जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, जो डीपीआर है वो हमेशा कोई भी कंपनी हो या फिर डिपार्टमेंट हो, उसके स्टैंडर्ड और उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमेशा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट, आपको कौन सा करना है, कौन सा चूज करना है, कौन सी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसकी सारी चीजें करने के बाद आप क्या करते हो कि आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो, फिर उसकी डिजाइनिंग करते हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप इसका क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हो, एक रिपोर्ट बनाते हो। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जब आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग पार्ट क्या होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, सारी चीजें आप जब कंफर्म कर लेते हो तब आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हो। तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, ये बहुत ही एक्सटेंसिव और इसमें आपको इलेबोरेशन आउटलाइन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी सिंसियर इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कौन से रिसोर्सेज लगने वाली है या फिर कौन सी टास्क कैसे कैरी होने वाली है जिससे प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाया जा सके, सारी चीजें का डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। तो डीपीआर जो है ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के फॉर्मुलेशन के लिए भी प्राइमरी रिपोर्ट का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब फाइनेंसिंग करता है, स्टेकहोल्डर फाइनेंसिंग करता है, तो वो आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड देखता है, प्रॉपर रिपोर्ट देखता है, पूरी चीजें वो चीजें समझता है, पढ़ता है, उसके बाद ही वो आपको फाइनेंस करता है। तो यहाँ पर आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो प्राइमरी रिपोर्ट का काम करता है, जिसकी हेल्प से स्टेक होल्डर आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फॉर्मुलेशन में भी ये डिटेल प्रोजेक्ट प्राइमरी रिपोर्ट का काम करता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया था, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ली जाती है वो बेसिकली इसी रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद उसी डिटेल के अकॉर्डिंग ली जाती है, उसी डिटेल्स के बेसिस पे ली जाती है। तो जो पहला स्टेप होता है ना, उसमें बहुत जरूरी होता है कि रिपोर्ट का फिजिबल स्टडी करना। ठीक है, ये फिजिबल स्टडी बहुत जरूरी होता है जिससे आप एनालिसिस, मतलब जो भी नीड है उसकी आप एनालिसिस कर सको। तो इसका जो पर्पस होता है ना, वो बेसिकली होता है कि जो भी सिस्टम प्रपोज किए गए हैं जिसको डिजाइन करना है, उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ठीक है, तो जब स्टडी रिपोर्ट की फिजिबल प्रिपरेशन हो जाती है तो उसके बाद उसको फिर ना जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं उसके एक्सपर्ट के द्वारा उसे क्या किया जाता है, रिव्यू कराया जाता है। अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो फिर से उस रिपोर्ट को एक्सपर्ट से डिस्कस करने के साथ उसे मॉडिफाई किया जाता है। तो जो प्रिपरेशन होती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उसको क्या किया जाता है, फर्दर एक फॉर्म अप किया जाता है प्रपोजल में। ठीक है, तो उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाता है आपके पर्सनल रिपोर्ट और प्रपोजल के बेसिस पे, तब वही प्रपोजल आपका क्या बन जाता है, मेजर प्रपोजल। तो कौन कौन से कंटेंट होते हैं डीपीआर में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है कि प्रोजेक्ट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी रहती है, फिर कौन कौन से पीपल प्रोजेक्ट के प्रमोशन में से लेके एग्जीक्यूशन में काम करने वाले, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, स्किल वो रहती है। फिर जो भी डिटेल्स हैं या फिर क्या रिजल्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट आने वाली है
या फिर इंडस्ट्रियल जो भी मतलब प्रोजेक्ट के प्रमोटर हैं, फिर उसके जो इंडस्ट्रियल कंसर्न है उनकी प्रैक्टिकल रिजल्ट डिटेल सारी चीजें दी रहती है, प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की चीजें रहती है, गवर्नमेंट की अप्रूवल रहती है, फिर रॉ मटेरियल का यूज होने वाली वो रहती है, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। फिर इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी आप वेरियस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी सोर्सेज आपको स्पॉन्सर कर रही है, फाइनेंस कर रही है, उसके लिए जो भी आपने सिक्योरिटी दी है वैसे आपको सिक्योरिटी तो उनको देना पड़ेगा ना, तो उसकी भी डिटेल्स रहती है यहाँ पर। उसके बाद इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट डिटेल जो होते हैं, जैसे आपका हो गया कि मतलब मैनेजमेंट टीम, जो भी प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट टीम काम कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन, या फिर कैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बिल्डिंग होगी उसका डिटेल, प्लांट मशीनरी सारी चीजें जो भी प्रोजेक्ट का A to Z चीजें इसमें क्या होती है इन्वॉल्व होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। तो बेसिकली जो रिपोर्ट को कुछ सफिशिएंट डिटेल के साथ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो बेसिकली प्रोजेक्ट के पॉसिबल पेट को क्या करता है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है जब प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब कि जब प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी चीजें दी गई है ऑर्डरली फैशन में, तो वो प्रोजेक्ट में जो भी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है प्रोजेक्ट के ऑपरेशन को वो प्रॉपर तरीके से मीट करता हो। सिंपल बात है। मतलब आपने जो चीजें रिपोर्ट में लिखी है कि हमारा प्रोजेक्ट ए से शुरू होकर जेड तक काम करेगी, उसके बीच में जो भी लाइफ साइकिल है, जो भी आपने रिपोर्ट में लाइफ साइकिल लिखा है वो सेम जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद रिपोर्ट जो होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट अप्रेजल, आप लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली किसी भी जो भी आप प्रोजेक्ट रिकमेंड करने वाले हो तो उससे पहले आप क्या करते हो ना, उस प्रोजेक्ट के सेवरल एक्सपेक्ट का डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। हाँ, तो सेवरल एक्सपेक्ट में क्या आ गया, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक टेक्निकल सोशल जितनी भी चीजें आती है उसका आप क्या करते हो, डिटेल एग्जामिनेशन करते हो, देन उस प्रोजेक्ट को आप फर्दर रिकमेंड करते हो। तो ये सारी चीजें जो भी प्रोजेक्ट एनालिसिस के दौरान जो भी क्वेश्चन रेज होती है वो सारी चीजें रिपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है किसमें, DPR में। तो ये सारी चीजें को अच्छे से लिखा जाता है जिससे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिलती है, एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग में हेल्प मिलती है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है DPR का प्रोजेक्ट में वो देखते हैं। तो पहला क्या है, मैनेजिंग द बजट। बजट तो देखो कोई भी बजट हो एक्सपेंडिचर उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली तब जब आपको प्रोजेक्ट के सेवरल एस्पेक्ट को देखना होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो DPR होता है ना वो आपको रेस्क्यू के साथ आती है, क्योंकि इसमें आप सारे डिटेल दिए हुए रहते हो, सारे कॉन्सिक्वेंसेस सारे डिसीजन सारे थॉट्स उसमें दिए रहते हैं। तो ये बेसिकली आपको प्लानिंग या फिर आपके बजट को मैनेज करने में हेल्प मिलती है, जिससे आपका बजट ओवर बजट नहीं होता, आप अपने ही बजट में प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन करते हो। उसके बाद है मिनिमाइजिंग द रिस्क। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ज्यादा अटेंशन आपको डिटेल रिस्क इशू वगैरह जो राइज होने वाली उस पर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्रूशियल होता है कि रिस्क को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल मात्रा में उसे रिड्यूस किया जाए, जिससे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बिना किसी हैसल बिना किसी हॉल्ट से बिना किसी रुकावट के उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि यह जो होता है बेसिकली रिस्क को रिपोर्ट करता है, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या कर लेता है कि एक इम्प्रूवमेंट रूम तैयार कर लेता है, मतलब एक ऐसा रूम बना लेता है जहां पर जो भी रिस्क आ रही है उसका क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट ग्रोथ फॉलोअप। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है DPR का वो ये है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर सारी चीजें की जाए DPR के, तो जो इंसान होता है, जो प्रोजेक्ट टीम होती है, जो मेंबर्स होते हैं, वो उनको प्रोजेक्ट के शेड्यूल को ट्रैक करने में भी आसानी मिलती है, वो ट्रैक करते रहते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको वो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं होल्ड ओवर द प्रोजेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट जो होता है ना वो जो भी हायर अथॉरिटी होती है उसको मेंटेन या फिर होल्ड करती है, उसको होल्ड करती है, उसको रिपोर्ट करती है, जैसे कि मैनेजर हो गया या फिर कोई भी प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के अलावा ये हमेशा प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को क्या करती है, चेक करती है, जो भी फैक्टर्स आते हैं जिसको एलिमिनेट करना है, जिसके वजह से आपके प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस में हॉल्ट आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, उसको वो क्या करती है, एलिमिनेट करती है। इसके अलावा जो टीम मेंबर्स का परफॉर्मेंस होती है और क्वालिटी ऑफ वर्क को भी क्या किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है।
अब है आपका लास्ट टॉपिक जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या था वो हम देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट फाइनेंस बेसिकली एक तरीके की क्या है, फंडिंग है, फाइनेंसिंग है किसकी, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है आपका, मैंने बता दिया था, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीजें ऐसे जो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किए जाते हैं वही क्या होती है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है ना वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या फिर पब्लिक सर्विस के लिए फंडिंग की जाती है, ठीक है, उसी की फंडिंग होती है। इसमें एक टर्म आपको क्या दिया है, यूजिंग ए नॉन रिकर्स और लिमिटेड रिकर्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब ये टर्म क्या है ये देखो। तो जो नॉन रिकर्स होते हैं ना उसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे फाइनेंशियर होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बेसिकली डील करते हैं, ठीक है। डीलिंग मतलब कि ये कुछ ऐसे एसेट आपको फाइनेंस के बदले लेते हैं। मतलब ये अगर आपको फाइनेंस कर रहे हैं तो उसके बदले जितना उन्होंने फाइनेंस किया है उसके बराबर वो आपसे एसेट ले लेते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी। अब एसेट में क्या आ गया, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। इनकेस अगर आप उनको पे वापस नहीं कर पाओगे तो वो आपके प्रॉपर्टी को वो क्या कर लेंगे, हैंड ओवर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो मैं समझाती हूँ चीजें। गिरवी मतलब समझते ही होंगे आपको, गिरवी रखना लोग बहुत सुने होंगे कि गिरवी सीरियल्स वगैरह में बहुत चीजें होती है ना कि प्रॉपर्टी का पेपर गिरवी रख के इतना पैसा उठा लिया गया, हाँ, ऐसी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टर होते हैं यही नॉन रिकर्स और लिमिटेड रिकर्स इसका यही कहते हैं कि जो क्या करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बेसिकली जो आपको फंडिंग करते हैं उसके बदले ये आपसे आपकी एसेट लेते हैं। जितनी की फंडिंग होती है उतना के ही इक्वल में ये एसेट लेते हैं, ठीक है, उतनी वैल्यू की वो एसेट ले लेते हैं। अगर आपको मतलब आपको, चलो मान लेते हैं छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि माने हमें 5,000 की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जौहरी वगैरह जो करता है वो क्या करता है, वो गिरवी ही देता है, ठीक है। वो अगर आपको 5,000 देगा तो 5,000 की कीमत का वो आपसे सामान लेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जाओगे कहोगे मेरी ये गोल्ड ले लो जिनका वैल्यू क्या है 5,000 रुपीज के बराबर है, ठीक है। तो वो रख लेगा और वो आपको 5,000 रुपया देगा। इनकेस अगर आप वो 5,000 नहीं चुका पाए तो वो क्या कर लेगा, वो आपकी गोल्ड को वो रख लेगा, ठीक है। तो ये होता है जो ये डेट और इक्विटी होती है ना, इसी का यूज करके प्रोजेक्ट को क्या कहता है, फाइनेंस किया जाता है। और देन फाइनली क्या किया जाता है, कैश फ्लो। जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट में जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है उससे क्या किया जाता है, पे बैक किया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है एक तरीके का क्या लोन स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्रोजेक्ट के कैश फ्लो, मतलब प्रोजेक्ट का रीपेमेंट कैसे करना है उसके कैश फ्लो पे वो डिपेंड करता है। इसके अलावा सेकेंडरी मैटर में देखो तो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने एसेट गिरवी रखा है या फिर जो भी राइट इंटरेस्ट आपने बोल रखा है, ये सब आपका क्या आता है, सेकेंडरी चीज में आता है। मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, वो उसमें आपको जो इन्वेस्टर फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका ये रहता है, उन्होंने कुछ साइजेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपसे मांग रखा होता है कि हमें इतना चाहिए वापस में, जब आप हमें रीपे करोगे तो हमें इतना परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप उसका क्या करते हो, जो भी प्रोजेक्ट से आप कैश फ्लो जनरेट करते हो उससे ही आप क्या करते हो, रीपे करते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप या तो फिर कोई एसेट उनको देते हो या फिर कोई अदर ज्यादा अमाउंट के इंटरेस्ट, ज्यादा टाइम लेके ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपकी क्या आती है, सेकेंडरी चीज में आती है। उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो ये बेसिकली बहुत अट्रैक्टिव होता है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, क्योंकि यहाँ जो कंपनी है ना वो बेसिकली ऑफ बैलेंस शीट पे क्या करती है, फंड करती है, ठीक है। अब ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, बस यही, ऑफ बैलेंस शीट वही होता है जिसमें जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पर कंपनी जो है ना वो आपके कुछ सर्टेन एसेट्स और लायबिलिटी को क्या कर लेती है, रख लेती है और इसको वो बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करती है, ठीक है। और जब आप उसको रीपे कर देते हो तो वो आपकी एसेट या लायबिलिटी उसका हैंड ओवर कर देती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वेरियस टाइप के स्पॉन्सर्ड हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में वो देख लेते हैं। तो पहला इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर होता है ना वो बेसिकली जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बिजनेस होते हैं ना उस पे लाइन करते हैं, उस पे उसको स्पॉन्सर करते हैं। अब ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बिजनेस क्या होता है, तो जो अपस्ट्रीम बिजनेस होता है ना वो उसमें बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बेसिकली रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन का काम करती है, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन का काम करती है वो आती है आपके अप स्ट्रीम में, ठीक है।
उसके बाद डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल से हाँ जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके बाद जो उसकी सेल्स मार्केटिंग जो भी चीजें होती है वो किस में आती है, आपकी डाउन स्ट्रीम में। तो ये बेसिकली ऐसे स्पॉन्सर होते हैं जो इंडस्ट्रीज को, तो अब रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन कौन करेगा, इंडस्ट्री तो करेगी, और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कौन बदलेगा, इंडस्ट्री करेगी। तो ये बेसिकली ऐसे स्पॉन्सर होते हैं जो इंडस्ट्री को स्पॉन्सर करते हैं, जो बेसिकली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बिजनेस पे अलाइन होती है। अब पब्लिक स्पॉन्सर क्या होता है, तो बेसिकली ये ऐसे स्पॉन्सर होते हैं, इनका मेन मोटिव होता है कि पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देना। मतलब ये ऐसे स्पॉन्सर्ड है जो पब्लिक सर्विस होती है, जो बेसिकली गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एसोसिएटेड होती है। ये मतलब ऐसी इंडस्ट्री मतलब बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जो सोशल सेक्टर के लिए काम करते हैं, उनको ये लोग स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, अब लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल स्पॉन्सर क्या होता है, तो ये बेसिकली जो होता है ना, ये बहुत ही लंबे खिलाड़ी होते हैं, और ये बेसिकली प्लांट बनाना या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना या फिर प्लांट को कैसे रनिंग करना है, मशीनरी लगाना, इस सब को वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अब है क्या फाइनेंशियल स्पॉन्सर क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्पॉन्सर बेसिकली ऐसे टाइप के स्पॉन्सर होते हैं जो बेसिकली जो फाइनेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइनेंस इनिशिएटिव आती है या फिर जो भी डील्स में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें ये क्या करते हैं ना, कुछ अपने साइजेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न से स्पॉन्सर करते हैं। मतलब इनका ये रहता है सिंपल, कि जो भी आपको फाइनेंशियल इनिशिएटिव में लग रही है चीजें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल चीजें जो भी आती है प्रोजेक्ट के दौरान, उसमें अगर आपको जो भी चीजें लग रही है, तो आपको क्या करना है, ये इनका ये डिमांड रहता है कि हमें इतना परसेंटेज, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं हो मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर करूंगा, बट हमें इतना रिटर्न चाहिए। जैसे अभी आप देखो कि जो मार्केटिंग होती है आज के टाइम पे, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया का हो, इंटीरियर वाले का हो, तो ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब कुछ लोग हायर करते हैं, जब ये लोग मार्केटिंग करते हैं ना, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, डील करते हैं। जो एडवर्टाइजर होते हैं या जो फिर मार्केटर सेल्स वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डील करते हैं कि हम आपको लीड ला के देंगे, हमें इतना नंबर ऑफ परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो बस यही इसी टाइप के स्पॉन्सर्ड होते हैं, इनको अपने अमाउंट ऑफ रिटर्न से मतलब होता है, और ये कुछ फिक्स करके रखते हैं अपने अमाउंट को। ठीक है, अब है कौन कौन सी स्टेजेस होती है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की, वो देखते हैं। तो पहला आपका प्री फाइनेंसिंग स्टेज, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट के प्लान का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान या फिर जो भी डिजाइनिंग करनी है, उसका क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाइंग करते हैं। उसके बाद फिर एनालाइजिंग करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, मतलब प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। उसके बाद ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद प्रोजेक्ट प्लान ये देखा जाता है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उसकी जो गोल होती है, उसके मतलब लाइन में है कि नहीं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट लिया गया है, उसका कोई तो गोल होगा ना कि हमें इससे इतनी प्रॉफिट लेनी है। ठीक है, तो वो इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट है वो उसके आउटकम रिजल्ट को वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो ये यहाँ पर काफी लेंडर के लिए क्रूशियल हो जाता है ये स्टेप लेना। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद है आपका रिकॉग्नाइजिंग और मिनिमाइजिंग द रिस्क। तो बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और की स्टेप होता है, जिसको बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करने से पहले उस पर फोकस रखना। मतलब कि कैसे करनी है रिस्क, मतलब कैसे काम किया जाए, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा चूज किया जाए जिसमें रिस्क थोड़ी सी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से पहले लेंडर के पास राइट होता है कि वो सारी चीजों को क्या करे, अच्छे से चेक करे, और ये देखे कि प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट के पास एनफ अवेलेबल रिसोर्सेज है कि नहीं है, जिससे वो रिस्क को क्या कर सके, अवॉइड कर पाए। अब है आपका चेक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। तो मतलब लेंडर्स मतलब लेंडर के डिसाइड करने से पहले कि इसको इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना कि जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली मतलब फिजिबल है कि नहीं है। तो अब ये कैसे चेक होता है, जब आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करते हो, डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। उसके बाद आप देखते हो कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, अगर है तो उसके बाद आप फर्दर फाइनेंसिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो। अब क्या आपका फाइनेंशियल स्टेज, तो फाइनेंशियल स्टेज में क्या होता है, तो पहला आपका एंडमेंट ऑफ फाइनेंसिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनेंसिंग का क्या होता है,
अरेंजमेंट की जाती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर जो होते हैं वो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इक्विटी और लोन एक्वायर कर लेते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को वो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका गोल होता है प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर ही अलाइन रहना, ठीक है। अब गया है लोन और इक्विटी नेगोशिएशन। ऑब्वियसली इस स्टेप में जो बोरोवर्स होते हैं वो बेसिकली या फिर लेंडर होते हैं, वो लोन अमाउंट को थोड़ा बहुत निगोशिएट करते हैं और कुछ अपने मतलब डिसीजन पे आते हैं लास्टली कि उनको कितना वो कर सकते हैं पे, कितना नहीं। क्योंकि एक बार अगर स्पॉन्सर ने बोला तो उसके भी बातों को आप हाँ नहीं कर सकते ना, उसमें निगोशिएशन तो करना ही पड़ता है। ऐसे तो कोई भी मुंह मांगा कितना भी दाम मांग लेगा। उसके बाद क्या आता है डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, प्रोजेक्ट की सारी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो भी लोन्स के टर्म्स है वो क्या किया जाता है, म्यूचुअली डिसाइड और डॉक्यूमेंट किया जाता है, एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आता है पेमेंट। तो पेमेंट में क्या होता है, तो जब एक बार लोन का डॉक्यूमेंटेशन डन हो जाता है तब बोरोवर को उसका फंड मिल जाता है। और जैसा कि उसने प्रीवियसली एग्री किया था कि वो जो लोन अमाउंट उन्होंने लिया है वो बेसिकली प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के लिए उन्होंने लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या, पोस्ट फाइनेंसिंग। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग स्टेज के बाद क्या होता है, तो टाइमली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली जब एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है कि वो प्रोजेक्ट को उसके हर एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करता रहे, मॉनिटर करता रहे। देन आता है उसके बाद आपका आता है इस स्टेप पे जो प्रोजेक्ट का क्या होता है, एंडिंग हो जाता है। देन आता है आपका टाइम लोन रीपेमेंट। तो जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो यहाँ पर काफी इम्परेटिव होता है अगर जब आप ऑपरेशन से ही कैश फ्लो को आप ट्रैक करके रखते हो, मतलब एक जगह कैश फ्लो का पूरा एक रिपोर्ट अगर आप बना के रख रहे हो ऑपरेशन से लेके एंडिंग तक का, तो वो काफी जो बोरोवर लेंडर स्पॉन्सर होते हैं उनके लिए इम्परेटिव होता है। और उसी कैश फ्लो का आप क्या करते हो, इसी कैश फ्लो आपका जो फंड होता है उससे ही आप क्या करते हो, लोन का रीपेमेंट करते हो, ठीक है, जो कि आपने प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए लिया था। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस अब एक पार्ट और बचा है, पार्ट 5। उसकी आपको 2 वीडियो में लेके आऊंगी क्योंकि उसमें काफी बड़ी टॉपिक है वो। तो आप लोग टेंशन मत लेना, एग्जाम से पहले वो भी आ जाएगी। बस एक ही तो टॉपिक ही बची है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगी आपको। आप लोग इतना पढ़ो आराम से, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बेधड़ल्ले से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको कमेंट का वो मिल जाएगा, आंसर या रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।